एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ, कुछ तो बोले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। जैसे हमारा ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम होते हैं, लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, जब तेरा कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम किसे डिनोट करते हो, पी से। पी क्या होता है, एम इंटू वी, मास के स्केलर क्वांटिटी, वी क्या है वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी के ऊपर जब आपने वेक्टर का साइन लगाया तो आपको जो लीनियर मोमेंटम जो मिला वो भी क्या मिला, वेक्टर क्वांटिटी मिला, ठीक है। सो बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम लीनियर मोमेंटम को होता है वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम को होता है, वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का है। एंगुलर मोमेंटम बताता क्या है, इट इज द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, इट इज द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कितना था, पी, उसका मोमेंट अबाउट अ पॉइंट। मोमेंट का मतलब क्या है कि जब भी आपको किसी फोर्स का मोमेंट निकालना होता है किसी पॉइंट के अबाउट, तो फोर्स का गिवन पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस, फोर्स का गिवन पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस को अगर आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको देगा मोमेंट ऑफ द फोर्स। यहाँ पे क्या बात की गई, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो तुमने क्या बोला, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विद द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। समझ में आई पक्की बात। जब तुम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हो तो उसकी डायरेक्शन भी आती है, उसके साथ में क्या आती है, डायरेक्शन आती है। क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंट की बात कर रहे हैं, मान लो जैसे नीचे वाली फिगर देखो, नीचे वाली फिगर में आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली इस पोजीशन पर है, पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन पर है और उसके पास लीनियर मोमेंटम कहाँ पे, ये ब्लू वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, पार्टिकल अभी ब्लू कलर वाली पोजीशन पर है, ओरिजिन से पहले तो आप पार्टिकल की तरफ अपना एक आर वेक्टर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर विल गिव यू द लीनियर मोमेंटम वेक्टर। क्या, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर विल गिव यू द लीनियर मोमेंटम वेक्टर। अब सिंस आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आर पी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड द पी वेक्टर। देख, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा जो आया वो एंगल थीटा तो हमने ले लिया। डायरेक्शन कैसे देखोगे, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, कर्ल करो उसको सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। कर्ल कहाँ पे करोगे, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। तो थंब जो है वो आपको क्या देगा, जो गिवन वेक्टर है एल वेक्टर उसकी डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे राइट हैंड की फिंगर्स को रेड वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आपने रखा और कर्ल कहाँ पे किया, पी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो थंब कहाँ पे आ रहा है, अलोंग द जेड एक्सिस। तो इसलिए आपके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। दोबारा देखो, अगर आपके पास कोई भी बॉडी जैसे यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी की क्या दी हुई है, ओमेगा। सेंस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हो तो थंब आपको क्या देते हैं, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। क्या देते हैं, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। यहाँ पे जो हमने बात की एंगुलर मोमेंटम की, ये की एक पार्टिकल की, जब एक पार्टिकल किसी भी जनरल मोशन में जा रहे हैं। दूसरी फिगर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या देखा, जब कोई एक बॉडी किसी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो रोटेट करने में उसका कुछ सेंस ऑफ ओमेगा तो आएगा ना, रोटेशनल डायरेक्शन आएगी। तो रोटेशनल डायरेक्शन की के अलाउंग जब आप अपनी राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब क्या देगा आपको, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ में आई कैसे हमने निकाली, पक्का। अब इसके अलग अलग केसेस हैं। जैसे फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे तेरा जो पार्टिकल जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पहला केस क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, सो लेट अस से दैट द पार्टिकल इज हैविंग सम मास m, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v वेक्टर अलोंग द ग्रीन डॉटेड लाइन। हमें इस पार्टिकल का x पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। कौन से पॉइंट के अबाउट, x वाले पॉइंट के अबाउट। सो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है पहले उस पॉइंट से पार्टिकल के अलोंग एक r वेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करोगे, r वेक्टर। तो आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द गिवन मास m विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा। वो हमने क्या बोला, जो आपका मोमेंटम वेक्टर है मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द, पर डेफिनेशन पर लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द पॉइंट, लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट। लाइन ऑफ मोशन क्या है हमारे पिंक वाले वेक्टर की, डॉटेड ग्रीन कलर वाली। इसका x पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कितना है, d। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, d से। तो मुझे यहाँ से पता क्या चला, इट इज द मोमेंट। जब हमने मोमेंट की बात की तो हमने क्या किया,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया लीनियर मोमेंटम से, सो इट इज द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आई? अच्छा, डी अगर मैं ये वाला एंगल थीटा डिफाइन करूं, डायग्राम में देखो, अगर मैंने एंगल थीटा डिफाइन किया, सो डी कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा। डी कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा। तो मैंने इसको कैसे लिख लिया? एम वी वेक्टर क्रॉस विद आर साइन थीटा। अब सिंस आर जो है वो भी मेरा एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में अगर साइन थीटा अगर आ रहे हैं, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में अगर साइन थीटा आ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन किस टाइप का रहा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने क्या लिख लिया? एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, जिसको ऐसे लिख सकते हैं एम आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, और इसी को आपने क्या लिख लिया? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। सो बेसिकली आपका एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है विच इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहला वेक्टर कौन सा है आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर, और दूसरा वेक्टर कौन सा है? मोमेंट लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी वेक्टर। समझ में आया? दूसरा केस देखो, इन द सेकंड केस यू हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। अब जो आपका गिवन मास m है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है अलोंग द ग्रीन डॉटेड पाथ, एंड यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। हम दो पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, एक तो निकालेंगे O पॉइंट के अबाउट। लेटर से O पॉइंट से जो मेरा गिवन मास m है, उसका जो वेक्टर जो बनता है वो वेक्टर आता है r वेक्टर। कौन सा वेक्टर आता है? r वेक्टर। मुझे डायग्राम से देख के आप ये बता सकते हो कि जो मेरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कहाँ पे होगी जब ये सर्कुलर मोशन में है? अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो एट द गिवन पॉइंट द वेलोसिटी विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। ये क्या आएगी? मेरी वेलोसिटी वेक्टर। अब मुझे बता O पॉइंट के अबाउट मेरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हैविंग मास m अबाउट द पॉइंट O इन वेक्टर फॉर्म कितना मिलेगा? m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। यहाँ पे r वेक्टर ही होगा जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के बराबर होगा। तो आपने उसको क्या लिख लिया? m r v, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी आपस में क्या होंगी? 90 डिग्री पे होंगे। रेडियस और वेलोसिटी आपस में क्या होंगी? 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। मुझे ये बता, सेम पार्टिकल m का p पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? m इंटू आर डैश वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। बट इवन इन दिस केस r डैश वेक्टर और v वेक्टर को अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच का भी एंगल जो आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री। वो भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? m r डैश v, वे r डैश यू हैव टू कैलकुलेट बाय ज्योमेट्री। निकल जाएगा पक्का? अगला केस देखो, नाउ इट इज द केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन रोटेशन। अब यहाँ पे तेरी एक रिजिड बॉडी रोटेशन में, सिंस रिजिड बॉडी में कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। हर पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस क्या होगा? वेरिएबल। वो डिस्टेंस क्या होगा? वेरिएबल। तो हमने किसी भी डिस्टेंस x पे जाके एक dm मास का छोटा सा पार्टिकल ले लिया। इस पार्टिकल की वेलोसिटी पता किस डायरेक्शन में होगी? टेंजेंशियल टू द पाथ। सो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की डायरेक्शन निकालूं तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या आएगी? ये वाली, जहाँ पे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? x इंटू ओमेगा। अब मैं ये मान सकता हूँ कि जो मेरी पूरी रिजिड बॉडी पिंक वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, सो बेसिकली एक मेरा डीएम मास का पार्टिकल पिंक वाली एक्सिस के अबाउट एक्स रेडियस से सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन का भी मैंने निकाला था, लीनियर मोमेंटम कितना आता है? एम आर वी। तो यहाँ पे मैंने इसको कैसे लिख लिया? मास वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास वेलोसिटी इंटू रेडियस। वेलोसिटी किसके बराबर है? एक्स इंटू ओमेगा। सो इट कैन बी रिटन एज डीएम को तो हम डीएम लिख लेते हैं, वेलोसिटी की जगह क्या लिख लिया? एक्स ओमेगा इंटू एक्स। ये क्या मिला आपको? छोटा लीनियर मोमेंटम। अगर आपको कंप्लीट लीनियर मोमेंटम अगर निकालना है, क्या निकालना है? कंप्लीट लीनियर मोमेंटम, तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। तो देखो इंटीग्रेट करने पे ओमेगा तो आपका क्या आ जाएगा? इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया। ओमेगा क्या आ जाएगा? इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। तो आप एल को क्या बोलोगे? एल विल बी गिवन बाय इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm इंटू एक्स स्क्वायर और ओमेगा क्या आ गया? इंटीग्रल साइन से बाहर। इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर क्या देते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से आपने बोला है एंगुलर मोमेंटम L कितना आ गया? I इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम L कितना आ गया? I इंटू ओमेगा। समझ में आया? ओमेगा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो लीनियर मोमेंटम भी क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ओमेगा को जो आपने वेक्टर क्वांटिटी जो अभी अभी बोला, ये वेक्टर की डायरेक्शन भी कुछ रही होगी। कैसे निकालते हो ओमेगा की डायरेक्शन? ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बोलोगे? ओमेगा वेक्टर क्या होता है? डी थीटा वेक्टर अपॉन डी टी। तो आपको ये देखना है कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मान लो सर्कुलर मोशन में है,
इनिशियली जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है पी पॉइंट पे, कुछ देर बाद क्यू पॉइंट पर आ गया। सो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक उसका एंगल थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी कितना आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट हैंड की फिंगर्स को पी से क्यू की तरफ लेके जाओ, तो थंब क्या दे रहे हैं आपको, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन। क्या दे रहे हैं, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन। अच्छा, ये हो सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डी थीटा बाई डी टी इंक्रीज हो रहे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डी थीटा बाई डी टी इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ओमेगा की डायरेक्शन किसके पैरेलल आ जाएगी, थीटा वेक्टर की डायरेक्शन में। और अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी थीटा बाई डी टी वेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए इसको टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे 0 से लेके 2 सेकेंड तक तो इसने इतना डिस्टेंस चला, लेकिन अगले 2 सेकेंड में ये सिर्फ क्यू से लेके आर तक आया। क्यू से आर तक आने में अब तू बता थीटा कितना है, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। सो क्यू से लेके आर तक आने में ये वाला मोशन क्या हो जाएगा, क्यू से लेके आर तक डी थीटा बाई डी टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे तेरा ओमेगा क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। ओमेगा क्या हो गया, एंटी पैरेलल टू थीटा वेक्टर। तो थीटा वेक्टर तो यहाँ पे अभी भी किस डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन ओमेगा क्या हो गया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम तेरा थीटा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ओमेगा क्या रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ या ना, समझ में आई। सो एल वेक्टर विल बी गिवन बाय आई वेक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डॉट विद ओमेगा। यहाँ पे आई जो हमने लिखा है ये कौन सी एक्सिस के अबाउट लिखोगे, सेंट्रल मोमेंट ना, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं, मतलब जिस पे भी, हाँ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट लिखोगे। तो आई अबाउट रोटेशनल एक्सिस आपको निकालना होगा। रोटेशनल एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना होगा तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस दी है फिर तो डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास वाला हो गया। नहीं हुआ तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप जो बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करिए उस एक्सिस के अबाउट निकालोगे। समझ में आई बात। लास्ट कम्स द केस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड मूविंग ट्रांसलेशनली। अब यहाँ पे दोनों केसेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दोनों केसेस हो रहे हैं। जैसे जो आपकी गिवन बॉडी है व्हाइट कलर वाली, ये सेंटर ऑफ मास ब्लू कलर का जो पॉइंट जो डिनोट किया उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके बाद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो रोटेट कर रहे हैं। साथ में बॉडी के सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी भी होगी। लेट अस से वो जो वेलोसिटी जो है वो इस ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन के अलॉन्ग है जिसको आपने लिख लिया वी सी वेक्टर। क्या लिख लिया, वी सी वेक्टर। अब जो बॉडी है इसके पास दोनों मोशंस आ गए, कौन कौन से, ट्रांसलेशनल मोशन भी आ गया और रोटेशनल मोशन भी आ गया। मुझे रोटेशनल मोशन का तो पता है एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, 0। अबे रोटेशनल मोशन का आई इंटू ओमेगा अभी तो निकाला। बॉडी है किसी भी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो कितना निकलता है, आई इंटू ओमेगा निकलता है। ये तो रोटेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम है। लिख लिया इसको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल रिजिड बॉडी। ये तो निकल गया, हाँ या ना। अब साथ में जो तेरी बॉडी है वो ट्रांसलेशनल मोशन में भी जा रही है। ट्रांसलेशनल मोशन में जा रही है तो किसी पॉइंट के अबाउट देखेंगे। वो पॉइंट मैंने मान लिया पी पॉइंट है मेरा। कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट से आप क्या करोगे, यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, उस वेक्टर को नाम दे दोगे आर वेक्टर। क्या नाम दे दिया उसको, आर वेक्टर। आर वेक्टर डिनोट द पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट पी टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब मुझे ये बता, एलसी क्या बता रहे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास ड्यू टू रोटेशन कितना आएगा, वो सीधा बता दे, आई इंटू ओमेगा। उसको तो क्या लिख लिया, आई इंटू ओमेगा वेक्टर। क्या लिख लिया, आई इंटू ओमेगा वेक्टर। सिमिलरली ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, अगर मेरे को ये पता हो कि बॉडी का मास जो है वो गिवन हो m, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, m इंटू आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, हाँ या ना। तो अब अगर देखो पूरी बॉडी का देखो क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट या नेट एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशनल वाला। और इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग होंगी। दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। बात समझ में आई। हो सकता है सेम डायरेक्शन हो फिर तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या हो जाएगा,
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसी एंगल पे हुआ तो एंगल के हिसाब से करना होगा। ठीक है। समझ में आया? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? रो क्यों रहे तू? पानी निकल रहा है मुझे वैसे। मुझे लगा तू रो गया ये कंसेप्ट पढ़ के। नहीं सर। आगे देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने देखा कि तेरे पास कोई भी रोटेटिंग रिजिड बॉडी अगर है तो इसका एंगुलर मोमेंटम एल कैसे लिखोगे? आई इंटू ओमेगा। इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे? डी एल बाई डी टी इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या था हमारे पास? ये वेक्टर फॉर्म में है। तो बताओ डी ओमेगा बाई डी टी क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो आपने डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख लिया? आई इंटू अल्फा। आई इंटू अल्फा। आई हमें क्या बता रहा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बोल लो या मास बोल लो, मतलब मास का मोमेंट लिया। यस सर। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या था? फोर्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन हमें फोर्स का इक्विवेलेंट चीज बताते हैं। फोर्स का क्या बताते हैं? इक्विवेलेंट चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। जिसको हमने क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो बेसिकली दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स टॉर्क। किसका? फोर्स का या इनर्शिया का। ठीक है। इनर्शिया के एम इंटू जी, बॉडी का रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन। जब आपने उसका मोमेंट लिया तो कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन में अगर किसी बॉडी का इनर्शिया की बात की जाती है तो वो बेसिकली फोर्स है। तो ये टॉर्क किसका निकला? फोर्स का। डिपेंड करता है कि फोर्स कौन सा है। फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क कुछ और हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कुछ और हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टॉर्क कुछ और हो सकता है। लेकिन तुम जनरल टॉर्क को जब डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा? I into alpha, where I will be the moment of inertia of the body about the rotational axis. Alpha is the angular acceleration of the body. Alpha क्या आएगी? Angular acceleration of the body. So आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? Torque vector is equal to I dot alpha vector. ठीक है? Alpha vector की डायरेक्शन क्या होगी? इधर से देखो, अभी हमने बड़ी अच्छे से लिखी है। अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो मेरे डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी की डायरेक्शन होगी। और ये अभी हमने ऊपर देखी थी, यहाँ पे समझा था ना, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी। सो सिमिलरली आप यहाँ पे भी बोलोगे कि अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? ओमेगा की डायरेक्शन में। और अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उसके ऑपोजिट। वो बात समझ में आ गई? पक्की बात। सो टॉर्क वेक्टर कितना आया? आई डॉट अल्फा वेक्टर। So using this, you can say that using the Newton's second law of rotational motion, आप क्या बोलेंगे? जब हमने लीनियर मोशन की बात की थी तो वहाँ पे क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिव्स द फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। बात समझ में आई? जो चीज़ हमारे पास डायनेमिक्स में, ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स में जो चल रही थी, वही सेम चीज़ हमारे पास रोटेशनल डायनेमिक्स में चल रही है। कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है? सो ऑन दिस बेसिस हमने ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेज अगर जीरो हों, नेट फोर्सेज क्या हो? जीरो हों, तो उसका मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। क्योंकि फोर्स क्या है? डीपी बाई डी टी। फोर्स अगर जीरो है तो डीपी बाई डी टी क्या आएगा? जीरो। मतलब पी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलोगे? अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ बॉडी है जिसपे ऊपर लगने वाले नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, तो आप क्या बोलोगे? डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। सो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा उसका? कांस्टेंट। सो यू विल रीड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम, बोल, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। बात समझ में आई? पक्का? एग्जाम्पल देख। इस एग्जाम्पल में इसने क्या बोला कि तेरे पास एक डिस्क है या कोई भी रोटेटिंग बॉडी है जिसका मास m गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है और रेडियस r गिवन है। ठीक है? और ये इनिशियली अपने पिंक वाली एक्सेस के अबाउट ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। क्वेश्चन में उसने दे दिया। फिर इसने बोला कि तूने जेंटली एक स्मॉल मास m को डिस्क की पेरिफेरी पे रखा, डिस्क की पेरिफेरी पे अपने स्मॉल मास m को रखा। देन यू हैव टू फाइंड द फाइनल एंगुलर velocity of the system when both the block and the rotating disk will rotate together, so that there is no slipping between the mass and the disk. समझ में आया क्वेश्चन के? डिस्क इनिशियली ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, तूने मास को डिस्क के ऊपर रख दिया। डिस्क के ऊपर रखते ही क्या होगा? फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन की वजह से मास, अभी तो डिस्क रोटेट कर रही है, डिस्क कहाँ पे रोटेट कर रही है?
इस डायरेक्शन में रोटेट करिए। Yes. मास को रखोगे तो मास की इनिशियल इनर्शिया क्या बोलेगा कि मैं रोटेट नहीं करूंगा। हाँ। तो डिस्क और मास के बीच में आने वाला फ्रिक्शनल फोर्स मास को क्या बोलेगा कि भैया तुम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो जब ये मास नीचे आएगा, जब ये मास नीचे आया तो मास के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा डिस्क की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्क के ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं मास प्लस डिस्क को अपना सिस्टम एज्यूम कर लूँ तो मेरे मास के ऊपर लगने वाले जो फ्रिक्शनल फोर्स है और डिस्क के ऊपर लगने वाले जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स। जीरो नहीं होगा, आप बोल दोगे वो इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि जितना फ्रिक्शनल फोर्स तेरे मास के ऊपर लगा एग्जैक्टली उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स तेरे दूसरी बॉडी के ऊपर भी लगा। ठीक है, तो जो तेरा फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स बन जाएगा, इंटरनल फोर्स। अगर जैसे ही वो इंटरनल फोर्स बना तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्सेस का सम कितना है, जीरो। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से टॉर्क जो आएंगे वो भी कितने आएंगे, जीरो। इंटरनल फोर्सेस की वजह से आने वाले टॉर्क भी कितने आएंगे, जीरो। सो इस केस में आप बोलोगे टेकिंग मास प्लस डिस्क एज सिस्टम, दोनों को तूने क्या ले लिया, अपना सिस्टम ले लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स इंटरनल फोर्स, और उसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा एक्सटर्नल। टॉर्क किसका, टॉर्क किसी फोर्स का होता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विल बिकम इक्वल टू जीरो। और कोई फोर्स लग रहा है क्या हमारे सिस्टम के ऊपर, नहीं। सो देयरफॉर नेट एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क कितना हो गया, जीरो। तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम कितना है, आई इंटू ओमेगा नॉट, आई इंटू ओमेगा नॉट। बाद में जब दोनों बॉडीज एक साथ मूव कर रही हैं तो अब तेरे पास सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा फाइनल। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस का बनेगा, एक तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का जो कितना है, आई सी एम, और मास का कितना आएगा, मास एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे। तो जब भी कोई एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। तो आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, कितनी आएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास भी नहीं लिखते इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख देते हैं, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा। तो आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस एम आर स्क्वायर। ये आ जाएगा तेरा फाइनल आंसर। समझ में आएगी बात, पक्का। क्वेश्चन देख, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ एटवुड्स मशीन आफ्टर टी सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट अबाउट द पॉइंट ओ, और पॉइंट ओ कौन सा है, एक्सल ऑफ द पुली। एटवुड मशीन जैसे ही उसने बोल दिया तो आपको सबसे पहले तो इसका डायग्राम अपने दिमाग में बनाना है। ये आपके पास क्या, पुली आई, पुली के ऊपर से आपने रोप को पास कर दिया, और रोप के दोनों एंड पे कुछ कुछ मासेस होंगे। दिस इज मास m1 एंड अनदर मास m2। लेट अस से m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, जो गिवन पॉइंट O है वो कौन सा पॉइंट O है, जिसके अबाउट तेरी पुली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये वाला पॉइंट O है। सो इस पॉइंट के अबाउट तेरे को क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का निकालना है। कब, आफ्टर टी सेकेंड। कब निकालना है, आफ्टर टी सेकेंड। बताओ कैसे करोगे, मान ले इस सिस्टम की एक्सेलरेशन ए तो मिल जाएगी आपको, एक्सेलरेशन ए तो निकालनी आती है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे कैसे, m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, m2 के ऊपर लगने वाला है m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स T दोनों के ऊपर अपर डायरेक्शन में, पुली के ऊपर टेंशन फोर्स T1 और T2 अलग अलग होगी। ठीक है, m2 अगर ग्रेटर देन m1 है तो हमारी जो पुली है वो क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जिसकी वजह से नेट टॉर्क की वजह से। तो हमने इक्वेशन क्या क्या लिखी थी, सबसे पहली मास की अगर हम इक्वेशन लिखें m2 की, तो m2g माइनस T2 इक्वल टू m2 इंटू ए। m1 की इक्वेशन क्या लिखेंगे, T1 माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू ए। और पुली के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T2 इंटू आर
माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, और फॉर नो स्लिपिंग ऑफ द रोप एंड द पुली ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। ये 4 इक्वेशन बनी थी। इन 4 इक्वेशन के बेसिस पे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। इनिशियली सिस्टम किस पे था? रेस्ट पे था, क्योंकि कब बोल दिया? आफ्टर t सेकेंड्स फ्रॉम स्टार्ट, आफ्टर t सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ब्लॉक आर बोथ इक्वल टू 0। तो फाइनल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी आएगी? u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन आप ऊपर की 4 इक्वेशन से निकाल लोगे। टाइम आपको पता है u 0 है, तो आपको v1 और v2 की वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट होंगी। अगर v1 ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो v2 कहाँ पे आ रहा होगा? नीचे की तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो दोनों की वेलोसिटीज पता है तो देखो दोनों का पॉइंट O के अबाउट लीनियर मोमेंटम पता है। पॉइंट O के अबाउट लीनियर मोमेंटम पता है ना। इसने तो क्या पूछा? फाइंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का किस किस का आएगा? एक तो ब्लॉक m1 का आएगा। कितना लिखोगे? m1 v1 इंटू आर। डायरेक्शन बता कौन सी होगी? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ नहीं, r क्रॉस v। वेलोसिटी किस तरफ है? जब तू पॉइंट देखेगा तो r वेक्टर यहाँ पे आएगा, वेलोसिटी आएगी यहाँ पे। r क्रॉस v करोगे तो इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। क्या आएगा? इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे दिखा दे? क्रॉस के साथ दिखा दे। प्लस मास m2 के लिए बताओ, r वेक्टर कहाँ पर है? टुवर्ड राइट हैंड साइड। वेलोसिटी किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। r क्रॉस v दोबारा कहाँ पे आएगा? अंदर की तरफ। कितना आएगा? m2 v2 इंटू r। डायरेक्शन क्या ही? इनवर्ट। प्लस जो तेरी पुली है वो भी रोटेट कर रही है। कितना? i इंटू ओमेगा। i इंटू ओमेगा। ओमेगा किस तरफ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेगा तो हम कहाँ आ रहे हैं? वो भी इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। तो तीनों क्या हो गए? एडअप हो गए। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी। जो ऊपर हमने 4 इक्वेशन सॉल्व किए, वहां से एक्सेलरेशन एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकलेगी। ओमेगा नॉट कितना है? 0, क्योंकि सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? रेस्ट से। तो सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। समझ में आई बात? पक्का? आगे देखें। कोई डाउट है तो बता। नहीं, आर इसका रेडियस है ना? आर रेडियस है पुली का। कोई डाउट नहीं? ये बता दो T2R माइनस T1R आई अल्फा कैसा है? देख देख देख, पुली जो है, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पुली ऐसी, ये तेरी पुली है। इस पे जो तेरी ग्रीन कलर वाली स्ट्रिंग है, उसने टेंशन फोर्स कहाँ लगाया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी तरफ वाली ने भी कहाँ लगाया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना है? T2 और T1। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है? सेंटर पे। T2 का टॉर्क बता कितना आएगा? T2R। T1 का टॉर्क बता कितना आएगा? T1R। डायरेक्शन बता T2 वाले टॉर्क की। ऐसे हम क्लॉकवाइज। कितना लिखोगे? T2 इंटू आर। T1 वाले टॉर्क की डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। नेट तेरा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अगर M2 नीचे की तरफ आ रहे हैं तो तेरी पुली कहाँ पे रोटेट करनी चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो T2 का टॉर्क क्या आएगा? ज़्यादा। तो इसलिए क्या लिखा? T2R माइनस T1R इक्वल टू I इंटू एल। समझ में आई बात? पक्का? और जो हमारी कंस्ट्रेंट रिलेशन थी A इक्वल टू आर अल्फा, ये क्यों लिखी थी? सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग। कौन से पॉइंट का लिखा था? जो कोइंसिडेंट पॉइंट था। ठीक है। जो कोइंसिडेंट पॉइंट था उसका लिखा था। समझ में आई थी? पक्का? आगे बढ़ूंगा। कोई और चीज? नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या दिया? दैट यू आर गिवन दैट द सिलेंडर इज देयर whose linear velocity is v, angular velocity is omega. You have to find the angular momentum about the point P. Point P आपका ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट है P। सबसे पहले तो आपको इस P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है। बताओ कैसे निकालोगे? अब आप बोलोगे कि आपके पास एक बॉडी है जो ट्रांसलेशनल मोशन में विद अ वेलोसिटी v, और आपके पास क्या है? वही बॉडी रोटेशनल मोशन में भी है। तो यहाँ पे नेट एंगुलर मोमेंटम की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? नेट एंगुलर मोमेंटम की। और वो क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम प्लस ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो क्या लिखोगे? I इंटू ओमेगा। और डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ। इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर।
कैसे राइट हैंड की फिंगर्स को आपने ओमेगा की डायरेक्शन में कर्ल किया, तो हम कहाँ आ रहे हैं, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। आई की वैल्यू कितनी लोगे आप, सिलेंडर दिए, तो अगर सॉलिड सिलेंडर दिया होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2, हॉलो सिलेंडर दिया होगा तो एम आर स्क्वायर। आपको आई की वैल्यू पता है, ओमेगा पता है। आगे बताओ ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम वी क्रॉस आर, एम आर क्रॉस। और जब भी हमें ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो हम अपनी बॉडी का, ट्रांसलेशनल वाले का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, पहला वाला केस 1 की बात करेंगे, जहाँ पे केस 1 में ऑल्दो मेरा पार्टिकल एक्स पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस पे था, लेकिन मैंने कौन सा डिस्टेंस लेना था, शॉर्टेज डिस्टेंस लेना था। शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आया, डी। शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आया, डी। तो मैंने जो शॉर्टेज डिस्टेंस का एंगुलर मोमेंटम लिखा था वो कितना लिखा था, देख एम वी इंटू डी लिखा था। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, एम वी इंटू डी लिखेंगे। सो ट्रांसलेशन मोशन के लिए कितना आएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वो अगर आर दिए तो ट्रांसलेशन एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एम वी आर। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, आर को इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। हाँ ना, आर डायरेक्शन की फिंगर्स को रखा, वेलोसिटी डायरेक्शन में कर्ल किया राइट हैंड के फिंगर्स को। दोबारा बोल, क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को आर वेक्टर की डायरेक्शन में लेंगे और कर्ल कहाँ पे करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इनसाइड। इसलिए दोनों क्या हो गए आपके, एडअप हो गए, दोनों क्या हुए, एडअप हुए। तो नेट एंगुलर मोमेंटम कितना लिख लोगे आप, आई ओमेगा प्लस एम वी आर। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होगा, लेकिन अगर उसने साथ में डायरेक्शन पूछी तो डायरेक्शन भी आपको पता है। क्रॉस क्या बता रहे, इन्वर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या बोला, व्हाट हैपेंस टू दिस एंगुलर मोमेंटम इफ द सिलेंडर इज रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकंड केस में उसने क्या कर दिया, ओमेगा को ऑपोजिट कर दिया। जैसे ही आप ओमेगा का सेंस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अभी भी हमारा जो सिलेंडर की वेलोसिटी किस तरफ है, आगे की तरफ ही, आगे की तरफ ही है ना। तो सेकंड पार्ट का ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का अगर आपको आंसर निकालना होगा तो सेकंड पार्ट में आप क्या बोलेंगे कि वहाँ पे नेट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई ओमेगा माइनस एम वी आर। और अगर मैंने आई ओमेगा की डायरेक्शन को क्या लिया, हायर मैग्नीट्यूड का माना, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी, डॉट। डॉट डॉट का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। जिसमें मैं लिख रहा हूँ उस वाले प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया। कैलकुलेट करो, अगर कैलकुलेट करके मैग्नीट्यूड नेगेटिव आते हैं इसका मतलब क्या है, आपने तो माना तो उल्टा हो गया, तो नेट इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। बाकी चीज समझ में आती है पक्का। अगला क्वेश्चन देखो, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन दैट a disk with moment of inertia I1 is rotating with an angular velocity omega 1 about a fixed axis. Another coaxial disk with moment of inertia I2 which is at rest is gently placed on the first disk along the axis. Due to friction, disks slip against each other and after some time both disks start rotating with a common angular velocity. You have to find this common angular velocity. क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर देखा था, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ एक डेटा चेंज कर दिया। क्या, इस वाले केस में आपको मास दिया था, एक रोटेटिंग बॉडी के ऊपर आपने एक स्टेशनरी मास को रखा था। इस क्वेश्चन में इसने क्या कर दिया, एक रोटेटिंग बॉडी के ऊपर दूसरी रोटेटिंग बॉडी रखी। कंसेप्ट तो सेम रहेगा। क्या बोलोगे इसमें भी, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा वो क्या होगा, इंटरनल फोर्स, जिसकी वजह से नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना आएगा, जीरो। सो इस केस में क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। कंजर्व, कांस्टेंट नहीं, कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बॉडी का इनिशियल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, I1, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, ओमेगा 1। सो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, I1 इंटू ओमेगा 1। जब दोनों बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन आया, दोनों बॉडीज एक कांस्टेंट ओमेगा से घूमने लगा, तो वो ओमेगा क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज क्यों बोला आपने, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट नहीं, अभी जो फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स वो तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स की वजह से तो तेरा कोई नेट टॉर्क बना ही नहीं, तो भी डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ, अब सोच, क्योंकि जो तेरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम है ये दो की वजह से, एक तो होगा ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम पहली डिस्क का, और एक होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेकंड डिस्क का। इन दोनों का एडिशन पहले वाले के बराबर अगर आ रहे तो दोनों आपस में क्या हो गई होंगी, कुछ डिक्रीज हुई होंगी ना, इस वजह से डिक्रीज हुए, फ्रिक्शन की वजह से नहीं बोलोगे।
समझ में आती है बात? फ्रिक्शन की वजह से नहीं बोलोगे। अब दोनों बॉडीज एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही थी, ये मुझे क्वेश्चन में डेटा गिवन था, और दोनों की एक्सिस भी क्या है, सेम। ये भी उसने मुझे क्वेश्चन में बोले, क्या बोला, आफ्टर सम टाइम बोथ डिस्क आर रोटेटिंग विद अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। हाँ देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, डिस्क अलोंग द एक्सिस, दूसरी डिस्क को अपनी पहली डिस्क के साथ उसी की एक्सिस के अलोंग रखा है, तो दोनों का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम I1 और I2 लेंगे। अगर उसमें किसी और एक्सिस के अबाउट रखा होता तो आप उसको ट्रांसलेट करते। समझ में आया? सो आपका राइट हैंड साइड पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर निकालोगे तो वो कितना आएगा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल। दिस शुड बी इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा 1। सो फाइनल ओमेगा कितना आया, I1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1। ये मिल गया आपको फाइनल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आई बात? बट I1 और I2 तो बराबर होगा ना? क्या ना, तो क्वेश्चन में अलग अलग दिए। हो सकता है तेरे पास पहली जो डिस्क है उसका मास कुछ और है, दूसरी जो डिस्क है उसका मास कुछ और है, सारी डायमेंशन सेम ले ले, मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हमने क्या माने, यूनिफॉर्म। क्या माने हमने, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर यूनिफॉर्म ना हुआ तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा ना, जो हम इंटीग्रल टेक्निक से निकालेंगे। निकाला था रॉड का, याद है? तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, तो वो I1 और I2 वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैंने ऐसे जनरल उसको छोड़ा है ताकि आप उसको खुद कैलकुलेट करो, जैसे भी उसने आपको क्वेश्चन में दिया होगा। कंसेप्ट इज कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। आगे बढ़े, बोल आगे। अगला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, अ चाइल्ड ऑफ मास m is standing on the periphery of a circular platform of radius r। सब periphery radius क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, which can rotate about its central axis as shown in the figure। The moment of inertia of the platform is I। Now the child jumps off from the platform with a velocity u relative to the platform। Then you have to find the angular speed of the platform after child jump। इनिशियली क्या है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे। अब जो चाइल्ड जो है ना वो शैतान था, उसने क्या मारी, जंप मारी u, ठीक है, कैसे, रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म। तो अगर चाइल्ड जंप करेगा तो वो प्लेटफॉर्म को किस तरफ पुश करेगा, अगर चाइल्ड को आगे की तरफ जंप करना है तो पीछे की तरफ इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा, जिसकी वजह से जो आपकी डिस्क जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज फ्रॉम द टॉप व्यू। पूरा बोल, क्लॉकवाइज कहाँ से, टॉप व्यू से, क्योंकि 3 डायमेंशनल मोशन है भैया, आपको व्यू एंगल बताना होगा। ये चीज समझ में आती है पक्का? या तो आप ऐसे एनालाइज कर लो, मान लो जब ये रोटेट किया होगा तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया, एज सून एज ही जंप्स फ्रॉम द डिस्क और द गिवन प्लेटफॉर्म, यू जो था वो तो क्या था, यू रिलेटिव लिखो इसको, यू क्या लिखोगे, रिलेटिव। सो एब्सोल्यूट कितना मिला होगा उसको, u माइनस आर ओमेगा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे वो प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जा रहे थे, तो देखो नेट कितना मिला, u माइनस आर ओमेगा। बात समझ में आई? इनिशियली क्या था, रेस्ट पे। अब जो तेरा फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कौन सा फोर्स मानोगे, इंटरनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या माना, इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, मुझे बताओ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि डेस्क या प्लेटफॉर्म जो था वो भी क्या था, स्टेशनरी या रेस्ट पे था, और जो चाइल्ड जो था वो भी क्या था, स्टेशनरी। बात समझ में आई? फाइनल एंगुलर मोमेंटम बताओ, 0 यार, कितना आएगा, 0 आएगा। अगर इनिशियल 0 था तो फाइनल भी कितना आएगा, 0। सो फाइनल कितना आएगा, कायदे से कितना आना चाहिए, 0। लेकिन फाइनल अब तेरे 2 अलग अलग बॉडीज होगी, पहले एक ही बॉडी थी, ऊपर वाला जो केस था वहाँ पे एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी थी, अब यहाँ पे क्या 2 बॉडीज हैं जिसको आपने सेपरेट कर दिया। तो चाइल्ड का कितना आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, दिस विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चाइल्ड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेटफॉर्म शुड बी इक्वल टू 0। चाइल्ड का एंगुलर मोमेंटम बता, मास कितना दिए, मान ले चाइल्ड का मास जो है वो m मास है, दिया भी हुआ है, चाइल्ड का मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी आई, u माइनस आर ओमेगा इंटू आर। डायरेक्शन बताओ, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर वेक्टर देख, चाइल्ड के लिए कितने, इस डायरेक्शन में आएगा, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, व्हाइट कलर वाली डायरेक्शन में। ये तो आ गया आपका आर वेक्टर, आर क्रॉस वी करोगे तो राइट हैंड के फिंगर्स को आर की डायरेक्शन मिला, वी की डायरेक्शन में कल किया तो थंब कहाँ आया, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। आगे लिख, प्लस जो तेरी प्लेटफॉर्म है वो किस तरफ रोटेट की,
पीछे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा आई इंटू ओमेगा। किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे निकाला, राइट हैंड के फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में कर्ल कर दिया। तो हम इसमें कौन सा साइन लगाएंगे, क्रॉस। और ये नेट किसके बराबर होना चाहिए, एक डॉट है और एक क्रॉस है, मतलब दोनों को अगर मैं बराबर दोनों का मतलब क्रॉस वाले को मैं डॉट के कंपैरिजन में क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव। क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव। तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके क्या लिखोगे, m इंटू यू माइनस आर ओमेगा इंटू आर माइनस आई ओमेगा इक्वल टू 0। आई ओमेगा की क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाओ, सॉल्व करोगे तो ओमेगा कितना आएगा आपके पास, m u r अपॉन m r स्क्वायर प्लस आई। ये आएगा तेरा फाइनल में। समझ में आया, पक्का। मुझे ये बता, इनिशियल क्या था, सिस्टम रेस्ट पे था। जब तेरा चाइल्ड जंप किया तो उसको कुछ एनर्जी भी उसने गेन की होगी ना। साथ में प्लेटफॉर्म इनिशियली स्टेशनरी था, लेकिन तूने प्लेटफॉर्म को अगर ओमेगा दिया तो प्लेटफॉर्म के पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। चाइल्ड ने भी काइनेटिक एनर्जी गेन की और तेरे प्लेटफॉर्म ने भी काइनेटिक एनर्जी गेन की। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, मतलब कोई एनर्जी तो डिक्रीज हुई है। कौन सी एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हुई है, चाइल्ड ने जंप करने के लिए खुद की एनर्जी जो कंज्यूम की थी, उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी, कुछ खाना खाया जो उसके अंदर एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। अगर जैसे वो वाली एनर्जी पूछे कि चाइल्ड ने कितनी एनर्जी एक्सपेंड की है, तो कैसे निकालेगा, डेल्टा ई एनर्जी गिवन बाय द चाइल्ड विल बी इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चाइल्ड प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेटफॉर्म। हाँ या ना, चाइल्ड की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m u स्क्वायर, प्लेटफॉर्म की कितनी आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितना आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आई, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। क्या बोले इसने, सपोज इन द प्रीवियस एग्जांपल चाइल्ड स्टेज एट रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स थ्रोस अ बॉल ऑफ मास m1 टुवर्ड हिम फ्रॉम अ डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द प्लेटफॉर्म। पिछले वाला केस ये हम कॉपी कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि चाइल्ड जो है ना वो तो अब स्टेशनरी है, चाइल्ड जंप नहीं मार रहा, लेकिन फर्क किस में आ गया कि एक तेरा दोस्त था, उसने तेरी तरफ बॉल को थ्रो किया। किस डायरेक्शन में थ्रो किया, क्वेश्चन में उसने लिख के दिया किस डायरेक्शन में थ्रो किए, टेंजेंशियल टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मान ले इस डायरेक्शन में देखो पार्ट बॉल को थ्रो किया गया, किस डायरेक्शन में, इस ब्लू कलर वाली डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किए, एंड द चाइल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म कैचेस द बॉल, देन यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म आफ्टर ही कैचेस द बॉल। समझ में आया, बॉल का मास कितना गिवन है, m1 और कुछ वेलोसिटी नहीं दी। मान लो u वेलोसिटी के साथ उसने थ्रो किया, मान लेते हैं u वेलोसिटी के साथ उसने थ्रो किए, सो m1 और u दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, या एंगुलर, अब जब चाइल्ड बॉल को कैच करेगा तो चाइल्ड बॉल प्लस प्लेटफॉर्म एक सिस्टम बन गया। जैसे ही उसने बॉल को कैच किया, बॉल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा होगा, लेकिन उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाइल्ड के हैंड्स पे लगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। पूरे सिस्टम के लिए, सिस्टम कौन सा है, बॉल प्लस चाइल्ड प्लस प्लेटफॉर्म, इस सिस्टम के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा, जीरो। टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो इस केस में भी क्या बोलोगे, एंगुलर मोमेंटम L जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम बताओ किस किस की वजह से आएगा, चाइल्ड की वजह से प्लस बॉल की वजह से प्लस प्लेटफॉर्म की वजह से। वेरी गुड। अब बता तीनों का मैग्नीट्यूड बता दिया एक करके। बॉल का आएगा MUR, M1 UR किसका, बॉल का। नहीं, एक गलती कर गया बहुत बड़ी। पिछले केस में और इस केस में एक फर्क था, चाइल्ड पहले स्टेशनरी था, इसलिए आपने एंगुलर मोमेंटम पहले क्या बोला, जीरो। यहाँ पे आपके पास बॉल को थ्रो किया हुआ है, कैच नहीं किया अभी। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कैच करने से बिफोर कैच कितना होगा, MU इंटू आर। बॉल है ना, यू वेलोसिटी के साथ तो आ रही है, तो उसका भी तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। उसको जीरो क्यों लिख रहे हो, क्या लिखोगे उसको, MUR। कैच करने के बाद
कैच करने के बाद तेरा बॉल, चाइल्ड और डिस्क तीनों रोटेट करेंगे। हाँ तीनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या रहेगी? कांस्टेंट। यस तीनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। सो अब तू बोलेगा एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल। सो एम यू आर, ये तो था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसका आएगा? चाइल्ड का। चाइल्ड का मास कितना है? एम। कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। एम आर स्क्वायर प्लस बॉल का मास कितना है? एम वन। बॉल कितने डिस्टेंस पे है? बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आएगा? एम वन इंटू आर स्क्वायर प्लस प्लेटफॉर्म का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा फाइनल। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई? एम यू आर, सॉरी एम वन, मास एम वन है ना, एम वन यू आर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस एम वन इंटू आर स्क्वायर प्लस आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन किसका? प्लेटफॉर्म का। नहीं, ये आर स्क्वायर क्यों आया? चाइल्ड जो था तेरा रेड कलर वाला, इसका मास कितना? एम मास। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है? आर। तो चाइल्ड का एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो जो मैंने यहाँ पे एम आर स्क्वायर लिखा है, ये किसका लिखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड। जो एम वन आर स्क्वायर लिखा है, ये किसका लिखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल। बॉल। और जो आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा है, ये किसका लिखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म। अच्छा हाँ ठीक है। समझ में आई बात? पक्का? क्योंकि जब हम एल की बात करेंगे तो एल क्या आएगा? आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। तीनों का ओमेगा क्या है? सेम। क्योंकि तीनों एक साथ ही तो ओमेगा के साथ मूव कर रहे हैं ना, लेकिन तीनों का आई अलग अलग है। तीनों का आई क्या है? डिफरेंट है। समझ में आई बात? ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। पक्की बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखो। अब इसने साथ में एक चीज और किया। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया? इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ इनिशियली द प्लेटफॉर्म विद द चाइल्ड इज platform plus child is rotating with an angular speed omega 1. If child starts walking along the periphery in opposite direction with speed u relative to the platform, what will be the new angular speed of the platform? ये कौन से वाले केस का है? इस बेस केस का। ठीक है। हाँ। जो हमारा बेस केस है, बॉल थ्रो करने वाला केस नहीं ले रहे, यहाँ पे बेस केस ले रहे। इस बेस केस में इनिशियली जो आपका प्लेटफॉर्म प्लस चाइल्ड सिस्टम है, वो किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो देखो हमारा यहाँ पे डायग्राम कैसा बनेगा? इनिशियली ओमेगा नॉट वेलोसिटी के साथ घूम रहे, तो लेट अस से कि वो टॉप व्यू से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा नॉट वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं। क्या बोला? इफ द इनिशियली द प्लेटफॉर्म विद द चाइल्ड इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 1 के साथ इफ चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग अलॉन्ग इट्स पेरिफेरी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अब वो जंप नहीं किया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे विद द स्पीड यू रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहाँ पे इसने मिस कर दिया, यहाँ पे आप खुद से ऐड कर लो। क्या जो प्लेटफॉर्म पे जो चल रहे हैं ना, वो कहाँ पे चल रहे हैं? इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। देन व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो आपको निकालना। ठीक है। सो सबसे पहले अगर ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर रोटेट कर रहे, जब मैन या बॉय चलेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इंटरनल फोर्स हो जाएगा। कौन से सिस्टम के लिए? मैन प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गया। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना आएगा? 0। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। मुझे ये बताओ कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है इस केस में? आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। ये तो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। जब तेरा चाइल्ड चलना शुरू हुआ विद यू रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म, तो बाद में प्लेटफॉर्म की कुछ दूसरी एंगुलर वेलोसिटी बनी होगी, एंगुलर स्पीड मिली होगी उसको। मान लो वो जो एंगुलर स्पीड जो उसको मिली वो कितनी मिली? ओमेगा 2। ठीक है। जब ये चलना शुरू हुआ तो कितनी मिली? ओमेगा 2। तो मुझे ये बता फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसका होगा? एक तो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ चाइल्ड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, बताओ चाइल्ड का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? एम वी आर। ये कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ एम वी आर। कौन सा वाला केस? सबसे पहला वाला केस, जिसमें कोई एक पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ अगर चल रहा होता है तो कितना आता है? एम वी आर। क्या इस केस में पार्टिकल अगर प्लेटफॉर्म के टेंजेंशियल डायरेक्शन में पेरिफेरी के अलावा अगर चल रहे तो एक सर्कुलर मोशन में चल रहा होगा। सर्कुलर मोशन में भी जो आपका पार्टिकल है उसका मोमेंटम कितना आता है? एम वी आर। यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म
पे चलने के बाद इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो आया, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू कलर वेक्टर से, ठीक है, सो वो ओमेगा 2 हो गया मान लो। सो चाइल्ड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u माइनस आर ओमेगा 2 इंटू आर। ये तो क्या मिल गया मुझे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉय। डायरेक्शन बताओ क्या होगी इसकी? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई, तो यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन का। प्लस एंगुलर मोमेंटम प्लेटफॉर्म का बताओ किस डायरेक्शन में होगा? वो भी डाउनवर्ड ही होगा। वो डाउनवर्ड थोड़ी ही होगा, वो तो सेम ओमेगा 2 से घूमेगा ना। यहाँ पे आपने इसका चाइल्ड का गलत बता दिया। चाइल्ड का देख, चाइल्ड का अगर देखेगा तो कैसे देखेगा? ये है आपका आर वेक्टर, आर क्रॉस वी करोगे तो वो कहाँ आएगा? अपर डायरेक्शन में, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का कितना आएगा? नीचे की तरफ आएगा कितना? आई ओमेगा 2, आई इंटू ओमेगा 2 किस डायरेक्शन में आएगा? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताओ। नीचे है वो भी कहाँ आएगा? नीचे। मुझे ये बता, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में से हमने ओमेगा 2 की डायरेक्शन को ओमेगा 1 की डायरेक्शन में क्यों बनाया? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं बनाया? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 में से मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? ओमेगा 1 का। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसके अंदर चाइल्ड भी किसी वेलोसिटी का टेंजेंशियली चल रहा है। दोबारा बोलो। इसमें चाइल्ड भी किसी टेंजेंशियल वेलोसिटी का चल रहा है ना। तुम कायदे से क्या देखोगे? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं, मैं इस डायग्राम में से सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं, चाइल्ड को हटा देते हैं एक पल के लिए अपने डायग्राम से। चाइल्ड जब आगे की तरफ चल रहा होगा तो तेरे डिस्क के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगा? अगर मैं सिर्फ चाइल्ड की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं, तो चाइल्ड को अगर कहाँ पे जंप मार दें? आगे की तरफ चलने। चाइल्ड को कहाँ चलना है? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स तेरे डिस्क के ऊपर कहाँ पे लगा होगा? पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में तेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो उसकी वजह से बताओ क्या होगा? टॉर्क जो फ्रिक्शनल फोर्स का आएगा वो किसकी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क कहाँ पे आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ से? टॉप व्यू में। जो उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1, उसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से? टॉप व्यू में। तो मुझे ये बताओ, जो टॉर्क जो लगा, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा वो ओमेगा 1 की डायरेक्शन में होगी और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वो ओमेगा 1 की वैल्यू को क्या कर देगा? डिक्रीज करवा देगा। क्या करवाएगा? डिक्रीज करवाएगा। लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन क्या रहा? सेम। सेंस ऑफ रोटेशन सेम रहा। तो इसलिए ओमेगा 2 की डायरेक्शन ओमेगा 1 की डायरेक्शन में आया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डिक्रीज। जिसकी वजह से फ्रिक्शनल टॉर्क की वजह से। ये चीज समझ में आई? पक्का? कोई पूछता है तो। अब मुझे ये बताओ, सिंस आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहना था? कंजर्व। कौन से सिस्टम के लिए? चाइल्ड प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम के लिए। सो आप क्या लिखोगे? LI वेक्टर शुड बी इक्वल टू LF वेक्टर। मैं यहाँ पे सारी चीजें वेक्टर के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्शन भी बताओ, तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख, अगर हमारे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं पॉजिटिव मानूं, सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम की टर्म में जब आप प्लेटफॉर्म का देखोगे तो डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव, तो अपवर्ड वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अपवर्ड वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यस सर। मैग्नीट्यूड पुट करो। ठीक है, मैग्नीट्यूड पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड डालो। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? I प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो कितना आएगा? m u माइनस r ओमेगा 2 इंटू r नेगेटिव साइन के साथ प्लस I ओमेगा 2 प्लस I ओमेगा 2। बात समझ में आई? यस सर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ओमेगा 2 का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, वो हो जाएगा तेरा आंसर। जहाँ पे हमने चाइल्ड का एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव क्यों लिया वो चीज समझ में आ गई ना, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है। अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे निकालनी है? हमेशा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर से।
आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर से कैसे निकालोगे? आर वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखो, ठीक है। पी वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करो। पी वेक्टर की डायरेक्शन के एब्सोल्यूट वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्वेश्चन में ध्यान देना कि उसने आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बोले, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बोले। तू एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे, मान ले एक लीनियर प्लेटफॉर्म है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड पे। लेफ्ट से राइट पे कहाँ पे जा रहे हैं? 5 मीटर पर सेकंड। तो उस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है राइट से लेफ्ट में 7 मीटर पर सेकंड पे। एक बार दोबारा बताओ। सुन सुन सुन, मैंने क्या बोला कि एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म लेफ्ट से राइट जा रहे 5 मीटर पर सेकंड पे। तू इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, तू प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा था 7 मीटर पर सेकंड। सो बेसिकली तेरी वेलोसिटी जो दी है, मैंने क्या बोला, तू प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा था 7 मीटर पर सेकंड के। सो तेरी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड के विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म कितनी दे दी? 7 मीटर पर सेकंड। तो तेरी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है? -2। गलत। -2 का मतलब क्या है ये बता साथ में फिर। 2 इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म। हाँ 2 मीटर पर सेकंड इन द गलत। डायरेक्शन ऑफ द तेरी वेलोसिटी भैया प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी से तो ज्यादा है। हाँ तो तू किस डायरेक्शन में जाएगा? प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन में जाएगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा? ऑपोजिट ऑपोजिट में जाएगा ना। अगर प्लेटफॉर्म लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो तू कहाँ पे जाएगा? राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? 2 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? तो यू एब्सोल्यूट कितना लिखोगे? 2 मीटर। यू रिलेटिव माइनस यू प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब तेरा रेफरेंस फ्रेम, यू फ्रेम ऑफ मोशन, जिस भी फ्रेम के ऊपर तू चल रहे। समझ में आई बात? इस हिसाब से मैंने एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिखी है। अब यहाँ पे देख, इस वाले केस में हमने जो चाइल्ड था वो यू रिलेटिव के साथ चल रहा था। चाइल्ड जो था वो यू रिलेटिव के साथ चल रहा था। कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन आर ओमेगा जो प्लेटफॉर्म है उसका आर ओमेगा कहाँ पे आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आर ओमेगा कहाँ आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए एब्सोल्यूट मैंने क्या लिखा? यू माइनस आर ओमेगा। समझ में आया यू माइनस आर ओमेगा कैसे लिखा है? पक्का? अगर ये तेरे प्लेटफॉर्म की ही डायरेक्शन में चला होता तो वो ऐड हो जाता। वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? आगे चलें। अगला क्वेश्चन देख। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? अ फोर्स F is applied tangential in the direction of rotation on a rotating wheel at an angular speed ω1 about its central axis for a time t. You have to find the angular speed of the wheel if its moment of inertia is I and radius is r. क्या बोला क्वेश्चन में? दोबारा बोलो। एक तेरे पास व्हील है जो इनिशियली एंगुलर स्पीड ω1 के साथ रोटेट कर रहे। तूने उस पर एक फोर्स लगाया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। कितने टाइम तक के लिए लगाया? t टाइम तक के लिए। तो देखो क्या निकालना है? फाइनल एंगुलर स्पीड। क्या निकालनी है? फाइनल एंगुलर स्पीड। तो मुझे ये बताओ कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कुछ होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कुछ होगा, प्लस इम्पल्स इम्पार्टेड बाय, प्लस इम्पल्स imparted by force F should give you the final angular momentum. और कौन सा इम्पल्स लेंगे? एंगुलर इम्पल्स। ये एक तरीके से आपकी लीनियर मोमेंटम में भी हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो वहां पे? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियली प्लस द मोमेंट इम्पार्टेड बाय, प्लस द मोमेंटम इम्पार्टेड बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम। जो चीज लीनियर मोमेंटम है वही चीज हमारे पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम में भी। हमने बस चेंज क्या कर दिया? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम इम्पार्टेड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब बता, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया था? I, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ω1। तो क्या लिखोगे? I इंटू ω1 प्लस फाइनल एंगुलर मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द फोर्स कितना होगा? F इंटू आर। तो हो गया टॉर्क। टॉर्क का क्या निकालना है? इम्पल्स। तो कितना हो जाएगा? ड्यूरेशन कितनी देर तक के लिए लगा? सो फोर्स इंटू आर तो हो गया टॉर्क ड्यूरिंग द टाइम t विल गिव यू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम विच इज I इंटू ओमेगा फाइनल। तो क्या पूछे इसने? फाइनल एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा फाइनल कितना आएगा? ω1 प्लस FR अपॉन I इंटू टाइम t। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तू क्या बोल सकते हैं? दूसरा मेथड ये तो है तेरा मेथड नंबर 1। आगे है तेरा अगला मेथड नंबर 2। तूने फोर्स लगाया टेंजेंशियली रेडियस r पे, तो उसकी वजह से टॉर्क कितना आया?
बोल बोल बोल, टॉर्क कितना आया? आई अल्फा। आई इंटू एल्फा, वेरी गुड। लेकिन टॉर्क होता कितना है? एफ इंटू आर। फोर्स लगाए रेडियस आर पे तो होगा कितना? एफ इंटू आर। तो यहाँ से ये बताएं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितनी आएगी? एफ डॉट आर बाय आई। एफ आर बाय आई, एफ आर बाय आई। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पता है, सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी से वैल्यू डालते। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है? ओमेगा 1। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना आया? एफ आर अपॉन आई। कितने टाइम तक के लिए? टी टाइम तक। तो देखो क्या मिल गया? ओमेगा फाइनल। पहली वाले मेथड या दूसरा वाला मेथड, दोनों से आंसर सेम आएगा। समझ में आई बात? पक्का। लेकिन हम पहले वाले मेथड को तब यूज करेंगे जब तेरे पास मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, हर फोर्स की वजह से डायरेक्शन अलग अलग हैं, मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं। बात समझ में आई? या तो आप पहले टॉर्क निकाल लो, टॉर्क निकालने के बाद अल्फा निकाल लो, बात सेम आएगी। बात समझ में आ गई? पक्का। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देख। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? अ टर्न टेबल ऑफ मास m and radius r is rotating with an angular velocity omega naught on frictionless bearing. A spider of mass m falls vertically on the rim of the turntable and then starts walking slowly toward the center of the table. पिछले जितने भी केसेस थे जो हमने मैन प्लस प्लेटफॉर्म वाला केस किया था, वहां पे मैन टेंजेंशियल डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ पे स्पाइडर किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? इनवर्ड रेडियल डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले जो आप मैन का एंगुलर मोमेंटम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लेते थे, वो क्या लेते थे? कांस्टेंट ले लेते थे, क्योंकि वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहता था। यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक वो जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं? अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सेम डायग्राम को दोबारा कॉपी कर लेते हैं जो हमारा बेस डायग्राम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्क कितना आया कि जब मास m का जो मैंने ब्लॉक दिखाया हुआ है इसको स्पाइडर एज्यूम कर लो। स्पाइडर को पहले तो आपने ब्लॉक पे रख दिया और फिर जो आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक के डायरेक्शन में मूव करे, रेडियली इनवर्ड। कहाँ जा रहे? रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आई? आगे क्या बोला? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन स्पाइडर इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। किसी डिस्टेंस r पे जब वो पहुंचा होगा तो उस टाइम पे आपके सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, आपको वो फाइंड आउट करनी है। दिस इज फर्स्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला? कंप्यूट आल्सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल व्हेन द स्पाइडर इज एट द रिम एंड एट द सेंटर ऑफ द टेबल। और फिर इसने ये भी पूछा इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दिस प्रॉब्लम रिमेन कंजर्व्ड और नॉट। 3-4 चीजें पूछी हैं, सारी चीजें एक एक करके देखो। सबसे पहले बताओ, यहाँ पे आपके पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना दिया हुआ है? ओमेगा के साथ घूम रहे। यहाँ पे इसने सब कुछ दे दिया, स्टेशनरी नहीं है। पहले क्या कर रहे हैं? ओमेगा से घूम रहे। सो एल इनिशियल, एल आई कितना आएगा? टर्न टेबल का मास एम भी है, रेडियस आर भी है, तो हम उसको ले लेते हैं आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट, वेयर आई नॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टर्न टेबल। आई नॉट क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया, कितना है? आई नॉट। डिपेंड करता है कि कैसा सिस्टम है, उसका आई निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। मुझे ये बताओ कि जब तेरा पार्टिकल किसी डिस्टेंस आर पे था, जब तेरा स्पाइडर किसी डिस्टेंस आर पे था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? जो मेरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम है एल फाइनल, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इनटू ओमेगा। क्योंकि दोनों बॉडी स्पाइडर प्लस प्लेटफॉर्म का उनका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि एक रोटेटिंग बॉडी का ओमेगा जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहते हैं। देखो सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? एक तो होगा तेरी प्लेटफॉर्म का जो आई नॉट रहेगा प्लस मास ऑफ द स्पाइडर इनटू आर स्क्वायर। किसी भी रैंडम डिस्टेंस आर पे था, दोनों क्वांटिटीज क्या आनी चाहिए? इक्वल। दोनों क्वांटिटीज क्या आनी चाहिए? इक्वल, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा क्या रहेगा? इंटरनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। फ्रिक्शनल फोर्स की अगर आपको डायरेक्शन अगर बनानी है तो डायरेक्शन कैसी होगी? अगर तेरा पार्टिकल या स्पाइडर जो है टुवर्ड द सेंटर मूव कर रहे आउटवर्ड, तो उसने प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे फोर्स लगाया होगा? फ्रिक्शन फोर्स बाहर की तरफ, और उसके ऊपर खुद कहाँ पे लगा होगा? रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एफ है ये किसने लगाया? स्पाइडर ड्यू टू स्पाइडर ऑन प्लेटफॉर्म या टर्न टेबल, कुछ भी बोला। और जो ये वाला एफ है ये किसने लगाया? प्लेटफॉर्म ने या फ्रिक्शनल फोर्स
किसका? ड्यू टू प्लेटफॉर्म ऑन द स्पाइडर। किस पे? Spider. ऑन द स्पाइडर। समझ में आ गई बात? पक्का? दोनों मेरा इंटरनल फोर्स हो जाएगा। जैसे ही मैं स्पाइडर प्लस प्लेटफॉर्म को अपना सिस्टम मान लूँ, अगर दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो एंगुलर मोमेंटम L क्या रहेगा? कंजर्व। सो आप क्या लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम L क्या हो गया? L हो गया कंजर्व। तो बताओ L इनिशियल किसके बराबर होना चाहिए? L फाइनल। वैल्यू पुट करोगे सो नेट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा? आई नॉट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। समझ में आई बात? कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ये तो आ गया आपके पहले पार्ट का आंसर, जहाँ पे उसने क्या बोला था? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन द स्पाइडर इज एट अ डिस्टेंस r। निकल गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला? कंप्यूट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल व्हेन द स्पाइडर इज एट द रिम एंड इज एट द सेंटर ऑफ द टेबल। सो बेसिकली इसने r की अलग अलग वैल्यूज पूछी हैं। पहले निकाल लो केस 1 व्हेन स्पाइडर इज एट रिम। सो उस केस में ओमेगा 1 लिख लें अगर हम उसको, तो वो कितना आएगा? आई नॉट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट प्लस एम कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि जब वो रिम पर है तो वहां पे उसका रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन कितना रहा होगा? कैपिटल आर के बराबर। सेकेंड केस में व्हेन स्पाइडर इज एट सेंटर, तो वहां पे आर की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ओमेगा 2 अगर हम उसको लिखें तो वो कितना आएगा? आई नॉट ओमेगा नॉट अपॉन आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ओमेगा नॉट। बात समझ में आई? अच्छा, जब तेरा स्पाइडर बाहर से अंदर की तरफ चल के आ रहे हैं सो ओमेगा क्या हो रहा है? बढ़ रहे। ओमेगा क्या हो रहा है? बढ़ रहे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। वो भी बढ़ेगी। बढ़ेगी, कम होगी, वो आपको निकालना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन से। अब मुझे बताओ इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ, मतलब जो हमारा स्पाइडर है उसका तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको तो बस प्यार से रखा गया था। तो ये तो होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंस कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सारे सारे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं बात कर रहे। बताओ फाइनल एनर्जी जो होगी वो कौन सी होगी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कब? जब तेरा पार्टिकल जो है वो मान ले रिम पर है, रिम पर है या जनरल किसी भी इंस्टेंट पे, जब वो स्मॉल डिस्टेंस आर पे होगा तो क्या क्या होगी? हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर। नहीं, ओमेगा नॉट नहीं लेंगे, ओमेगा 1 कितना लेंगे? आई नॉट प्लस एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा फाइनल क्या होगा? आई नॉट ओमेगा नॉट अपॉन आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? ओमेगा फाइनल, तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ गया तो एनर्जी क्या होगी? कंजर्व। अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगी? एनर्जी लॉस आएगी। एनर्जी कभी बढ़ नहीं सकती, एनर्जी कभी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि बढ़ने के लिए कहीं से उसने एनर्जी गेन की होगी। गेन करने का तो कोई सोर्स है नहीं, तो या तो कंजर्व हुई होगी या फिर लॉस हो गई होगी। लॉस किस में होगी? फ्रिक्शनल फोर्स में। लॉस किस में हुई होगी? फ्रिक्शनल फोर्स में। बात समझ में आई? कैलकुलेट करोगे? 0। कैलकुलेट करके इस केस में कितना आएगा? 0। पक्का? नहीं। हाँ। कैसे? अच्छा नहीं, हाँ वो हाफ ओमेगा नॉट स्क्वायर वो आएगा। हाँ ठीक है, नहीं आएगा। देख 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 क्या लिखोगे? हाफ आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी? देख, यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, मेरे को ओमेगा एफ लग रहा है, और तो कुछ भी नहीं होगा ना। सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, और साथ में क्या बचेगा? आई नॉट अपॉन आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। अब जो तेरे पास एडिशनल क्वांटिटी जो आई है ये वाली, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा? अगर इसको एक कांस्टेंट के लिखे तो ये क्या रहा होगा? लेस देन 1। और जो तेरे पास
हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली तू लिख सकता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर k वेयर k इज लेस देन 1, विच प्रूव्स कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी क्या हुई है? लॉस हुई है। एनर्जी क्या हुई है? लॉस हुई है। और एनर्जी कंजर्व नहीं रही, एनर्जी कंजर्व भी नहीं रही। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई है तो बता। नहीं है। अगला देख, क्वेश्चन रीड कर, क्या बोला? पढ़ पढ़ पढ़, क्वेश्चन पढ़, A point mass is tied to तेज पढ़। a point mass is tied to one end of a cord whose other end passes through a vertical hollow tube caught in one hand. The point mass is being rotated in a horizontal circle of radius 2 meter with speed of 4 meter per second. The cord is then pulled down so that the radius of the circle reduces to 1 meter. Compute the new linear and angular velocities of the point mass and compute the kinetic energies under the initial and final states. बताओ कैसे निकालोगे? एक पॉइंट मास m दिया है, डायग्राम में तेरे को दिखाया हुआ है। इनिशियली कहाँ पर है? यहाँ पर। इनिशियली यहाँ पर है और वर्टिकल हॉलो ट्यूब से आपने पास कर दिया, नीचे से आप इसको खींच रहे हो। इनिशियल रेडियस r1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 मीटर। और उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है? 4 मीटर पर सेकंड। मतलब r1 कितना गिवन है? 2 मीटर। v1 कितना गिवन है? 4 मीटर पर सेकंड। द कॉर्ड इज देन पुल डाउन सो दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल रिड्यूसेस टू 1 मीटर। सो बेसिकली उसने ये r2 जो है ये दिया हुआ है। r2 कितना दिया है? 1 मीटर। ठीक है। कंप्यूट द न्यू लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास एंड द काइनेटिक एनर्जी अंडर द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेजेस। क्वेश्चन समझ में आया कि पक्का? ये बता, जो तूने फोर्स लगाया थ्रेड के ऊपर वो किस डायरेक्शन में लगाया? वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन उसका रेडियस किस डायरेक्शन में रिड्यूस हुआ है? हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। कौन सी डायरेक्शन में रिड्यूस हुआ है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे तो क्या बोलेगा कि जो तेरा टेंशन फोर्स जो लग रहा है, टेंशन फोर्स बता एक पार्टिकल के ऊपर कहाँ पे लग रहा होगा? इस गिवन इंस्टेंट पे अगर तू टेंशन फोर्स देखेगा तो वो टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ये है टेंशन फोर्स। और तेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन ये पिंक वाला रहेगा। इस पॉइंट के अबाउट ही तो तेरा पार्टिकल क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं ना। तो टेंशन का टॉर्क कितना आएगा? 0, क्योंकि टेंशन जो है वो तेरा पॉइंट ऑफ मोशन से पास कर रहे हैं। टेंशन पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहे हैं। तो उसका मिनिमम डिस्टेंस जब भी देखो क्या निकालना होगा? टॉर्क निकालना होगा या मोमेंट ऑफ एनी फोर्स निकालना होगा। तो क्या बोलते हो? फोर्स का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर फोर्स खुद पॉइंट ऑफ रोटेशन से अगर पास करे तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? 0। सो टॉर्क का मोमेंट कितना आएगा? सॉरी, टेंशन फोर्स का मोमेंट कितना आएगा? 0। टेंशन फोर्स का मोमेंट कितना आया? 0। ऑल्दो यहाँ पे फोर्स था सिस्टम के अंदर, लेकिन उसका मोमेंट कितना आ रहा था? 0। तो उसका टॉर्क भी कितना आया? 0। अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। सीधा क्या बोलोगे? चिल्ला के क्या बोलोगे? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। सो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहा, क्यों कंजर्व हुआ ये समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? L initial should be equal to L final. So I initial into omega initial should be equal to I final into omega final. I initial बता कितना होगा? एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr²। मास कितना दिया हुआ है? m। और r1 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा इनिशियल। ओमेगा इनिशियल कितना होगा? सिंस प्योर मोशन में है सो v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो गया? v अपॉन आर। तो इंटू v इनिशियल अपॉन r इनिशियल। ये तो वैल्यू किसकी आ गई? ओमेगा इनिशियल की। अब मुझे बताओ ओमेगा फाइनल कितना होगा? ओमेगा फाइनल और आई फाइनल कितना आएगा? m इंटू r2 का स्क्वायर। ये तो हो गया आई फाइनल मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा फाइनल। वो कितना होगा? v फाइनल अपॉन r2। ठीक है। वैल्यूज बता। r इनिशियल की r1 की वैल्यू कितनी दी है? 2 मीटर। v इनिशियल की वैल्यू कितनी दी है? 4 मीटर पर सेकेंड। मास से मास का टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। r2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 मीटर।
ठीक है, एक पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो v फाइनल पता चल जाएगा। Yes, sir. तो जब आप सॉल्व करोगे तो v फाइनल जो आपको मिलेगा इट विल कम आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में उसने सबसे पहले क्या बोला? फाइंड द न्यू लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। न्यू लीनियर वेलोसिटी तो मिल गई, न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल कितना होगा? v फाइनल अपॉन r2। Yes. उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल भी आ गया कितना? 8 रेडियन पर सेकेंड। फिर इसने क्या बोला? सेकंड पार्ट में क्या बोला? कंप्यूट द काइनेटिक एनर्जी अंडर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, और फाइनल कितना होगा? हाफ आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। सब निकल जाएगा। इनिशियल पता है, फाइनल पता है, सारी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएंगी। पक्की बात। सो अगर आप काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालोगे ना, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालोगे, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो निकल के आएगी 4। कितनी निकल के आएगी वो? 4। समझ में आया? पक्का। एक क्वेश्चन और देखें। इस क्वेश्चन को पढ़, क्या बोला? 2 cylinders having radii r1 and r2 and rotational inertia i1 and i2 respectively are supported by fixed axis perpendicular to the plane of figure, जैसा कि दिखाया हुआ है। The large cylinder is initially rotating with an angular velocity omega naught. The small cylinder is moved to the right until it touches the large cylinder and it causes to rotate by the frictional force between the two. जैसे जैसे आप इस I2 वाली को टूवर्ड राइट लेके गए, तो कुछ देर बाद ये ऐसे पहुंच जाएगा। दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। जो आपका बड़ा वाला जो सिलेंडर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। सो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स रेड वाले सिलेंडर को कहाँ पे लेके जाने की कोशिश करेगा? नीचे। वो भी उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा ना। और वो ऊपर, हाँ ठीक है। तो रेड वाले के पास फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। रेड वाले पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर की तरफ। लेकिन रेड वाला जो है वो बड़े वाले को कहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। बात समझ में? फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन समझ में? ये इसने यहाँ पे बोला। कहाँ? अ स्मॉल सिलेंडर इज मूव टू द राइट until it touches the large cylinder and causes to rotate by the frictional force between the two. frictional force की डायरेक्शन समझ में आई? इनिशियली कुछ देर तक तो स्लिपिंग होगी, लेकिन उसके बाद दोनों सिलेंडर कांस्टेंट ओमेगा के साथ रोटेट कर रहे होंगे। दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन क्या आएगी? मुझे ये बता। जो हमारा रेड वाला जो सिलेंडर है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? ऊपर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो तेरा बड़ा वाला सिलेंडर है उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। वो उसने यहाँ पे लिखा। कहाँ? कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। ठीक है। Then you have to find the final angular velocity omega 2 of the small cylinder in terms of I1, I2, R1, R2 and omega naught. अब फिर उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं? बताओ। इनिशियल था तो इनिशियल वाला तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन का होगा और इसका वो होगा। ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बोला नहीं है, हमें तब निकालने हैं जब ये टच किया तो कुछ देर तक वो फ्लिपिंग हुई और फ्लिपिंग के बाद क्या हो गया? प्योर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आया। तो देख, अगर मैं छोटे वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको पता है, या फोर्सेस वाले डायग्राम तो आपको पता है, तो मुझे ये बता इसके लिए फर्स्ट सिलेंडर के लिए जो तेरा बड़ा वाला सिलेंडर है उसके लिए तेरा इंडिविजुअली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इंडिविजुअली एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। इनिशियल कितना था? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इम्पल्स, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर इम्पल्स imparted by all the external torque should be equal to the final angular momentum. Using this for bigger या larger cylinder, larger word use किया है, so for larger cylinder बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे? I1 into ओमेगा नॉट। किस डायरेक्शन में आएगा ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। मान ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगाए बड़े वाले सिलेंडर पे वो कहाँ पे लग रहा है? उसका टॉर्क कहाँ पे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर वो एंटी में होगा तो देख देख देख, फोर्स की वजह से किस डायरेक्शन में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा ना टॉर्क। टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसका इम्पल्स भी जो आएगा वो भी क्या आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो किस साइन के साथ लिखेंगे? माइनस। टॉर्क का मोमेंट निकालने। टॉर्क कितना लग रहा है? F इंटू आर, और इसका मोमेंट कितना हो गया? आर के बराबर। दिस शुड बी इक्वल टू द फाइनल
एंगुलर मोमेंटम और फाइनल कितना होगा I1 इंटू ओमेगा फाइनल लिख लेते हैं। ठीक है। ये तो हो गया लार्जर सिलेंडर के लिए। अब लिखो स्मॉलर सिलेंडर के लिए। तो स्मॉलर सिलेंडर के लिए क्या लिखोगे, इनिशियल कितना था 0। अच्छा, फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लेके गए, फ्रिक्शन का टॉर्क किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या साइन लिखा माइनस, कितना आएगा F इंटू R2 इंटू R2 शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम छोटे वाले का कितना I2 इंटू ओमेगा फाइनल, दोनों का सेम होगा। यस सर। ओमेगा फाइनल दोनों का सेम होगा, लेकिन ओमेगा फाइनल जो छोटे वाले का जो आया है उसकी डायरेक्शन बताओ। मैं ऐसे करता हूँ साथ में है ना, इनका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम भी बना देता हूँ। बड़ा वाला जो है वो ऐसे है, ठीक है, बड़ा वाला ऐसे है। इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, यहाँ पे कहाँ पे लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क जो आएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये टॉर्क की डायरेक्शन आएगी। इनिशियली किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया पक्का। छोटे वाले पे आ जाओ। छोटा वाला सिलेंडर रेड कलर का इनिशियली 0 से था। इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहे हैं, जिसकी वजह से ओमेगा फाइनल भी हम साथ में ड्रॉ कर देते हैं। बड़े वाले के लिए ओमेगा फाइनल की डायरेक्शन सेम पहले वाले की, छोटे वाले का ओमेगा फाइनल ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और रेडियस अलग अलग हैं दोनों के, तो इसका रेडियस हम बना देते हैं R2 और पहले वाले का रेडियस कितना बना दिया हमने R1। तो R1 और R1 के लिखिए। अब समझ में आया पक्का। स्मॉलर सिलेंडर के लिए अब दोबारा इक्वेशन देख, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना 0, फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा F इंटू R2 और उसको मोमेंट कितना आएगा F इंटू R2 का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगी एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से I2 इंटू ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल भी कहाँ पे आया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसमें भी कौन सा साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन। उसमें भी क्या आएगा नेगेटिव साइन। समझ में आई दोनों इक्वेशन। अच्छा, ये तो अभी दो इक्वेशन। साथ में आप क्या बोलोगे, जो दोनों का कोइंसिडेंट पॉइंट जो है, दोनों बॉडीज का कोइंसिडेंट पॉइंट जो है, उनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम, ताकि स्लिपिंग ना हो। दोनों की वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए सेम, ताकि दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो। तो उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन टू सिलेंडर्स, velocity of the point of contact on small cylinder should be equal to velocity of point of contact on large cylinder। जहाँ पे मैंने स्मॉल सिलेंडर वाले पॉइंट को P नाम दे दिया, कौन सा पॉइंट ये वाला, बड़े वाले का नाम क्या दे दिया Q। दोनों की वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए सेम, दोनों की वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए सेम। बता वेलोसिटीज कितनी आएगी दोनों की, एक की तो कितनी आएगी R1 इंटू ओमेगा 1 और दूसरी की कितनी आएगी R2 इंटू ओमेगा 2 फाइनल। दूसरी की कितनी आएगी R2 इंटू ओमेगा 2 फाइनल। लेकिन यहाँ पे दोनों का ओमेगा जो होगा वो अलग अलग होगा। दोनों का ओमेगा भी जो आएगा वो भी क्या होगा अलग अलग आएगा। ये आएगा ओमेगा 1 फाइनल और ब्लू वाले का कितना आएगा ओमेगा फाइनल 2 नाम दे देते हैं उसको, ओमेगा फाइनल 2। तो दिस इज ओमेगा फाइनल 2 एंड दिस वन इज माई ओमेगा फाइनल 1। बात समझ में आई पक्की बात। तो जो मेरा P पॉइंट है उसकी वेलोसिटी, P पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी ऊपर की तरफ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। और Q पॉइंट की भी वेलोसिटी किस तरफ आएगी ऊपर की तरफ ही आएगी। ओमेगा की डायरेक्शन से देखो तो Q पॉइंट की वेलोसिटी भी कहाँ आएगी ऊपर की तरफ ही आएगी। लेकिन दोनों का ओमेगा अलग अलग होगा क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडीज है, सेम बॉडीज नहीं है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे पीछे वहां पे दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर आती थी, दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहती थी सेम, दोनों बॉडीज एक साथ मूव करती थी, इसलिए उसका ओमेगा क्या लेते थे सेम। यहाँ पे दोनों बॉडीज अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो दोनों का ओमेगा भी क्या आएगा डिफरेंट आएगा। लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। तो अब लिख, स्मॉलर सिलेंडर के लिए क्या लिखोगे ओमेगा 2 फाइनल इंटू R2। तो R2 सॉरी कितना लिखोगे R2 इंटू ओमेगा फाइनल 2 शुड बी इक्वल टू बड़े वाले का, बताओ बड़े वाले का कितना होगा R1 इंटू
ओमेगा फाइनल 1। यस सर। कितनी इक्वेशन बन गई, काउंट कर। पहली इक्वेशन, 2, दूसरी इक्वेशन, 3, तीसरी इक्वेशन। वेरिएबल्स क्या क्या है? एक है एक है फ्रिक्शनल फोर्स F, एक है ओमेगा फाइनल 1, ओमेगा फाइनल, एक है ओमेगा फाइनल 2। खत्म। I2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हुआ I1 I2 R1 R2 और ओमेगा नॉट सब दिया हुआ है। 3 है और 3 तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीनों सॉल्व हो जाएंगे। यस सर। सॉल्व होने के बाद जो आपका आंसर जो आएगा वो मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। सॉल्व होने के बाद जो आपको ओमेगा फाइनल 2 जो मिलेगा वो मिलेगा I1 ओमेगा नॉट R1 R2 होल डिवाइडेड बाय I1 R1 स्क्वायर प्लस I2 R2 स्क्वायर। समझ में आया? पक्का सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व करके आपको इतना फाइनल मिल जाएगा। ठीक है। बात समझ में आई?